हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1। उम्मीद है आप सब जानते होंगे कि हम एक्सरसाइज 6.1 पे थे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। इसकी अगर किसी को भी बेसिक नॉलेज कि हम करते क्या है 6.1 एक्सरसाइज की बेसिक क्या है इसके पीछे, तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 देखना होगा सबसे पहले इस चैप्टर का। उसके बाद लेक्चर नंबर 2, उसके बाद यहाँ पर आइएगा ताकि आपको और अच्छी समझ में आए। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात क्लियर। चलें अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट आपको क्या दिया जा रहा है? दिया जा रहा है कि विच टर्म, मैं आपको समझाऊंगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए ये एक सीक्वेंस है, देखिए कॉमा 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 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है? सीक्वेंस है एक। और यहाँ बोला जा रहा है कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी? 75। मैं फिर समझाऊंगा एक दफा। ये बोला जा रहा है, सिंपल वर्ड्स में बोला जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस चल रही है, ये जो सीक्वेंस चल रही है, इसके अंदर 75 जिस नंबर आएगा वो कौन सी टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए भाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ -3 को, ये क्या होगा? T1, ये क्या होगा? T2, ये क्या होगा? T3, ये क्या होगा? T4, है ना? यही होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना? फोर्थ टर्म होता है तो T4 लिखते हैं, तो ये फोर्थ। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, वो T10 है, T15 है, ये हमें नहीं पता। हमें बोला जा रहा है कौन सी टर्म है जिसमें 75 आ रहा हो। समझे? सिंपल वर्ड में। अब ध्यान से सुनिएगा, ए क्या होता है? आप बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। टी एन क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? Tn लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की हमें क्या दी हुई है? 75। मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को। लास्ट टर्म, अगर कोई पूछे सीक्वेंस की लास्ट टर्म कौन सी है, बोल देना 75 है। क्लियर है? क्योंकि हमें 75 ही रोका ना, इन्होंने रोका कहाँ पर है? 75 पर, तो हम 75 को ही कंसीडर करेंगे कि लास्ट टर्म है। इतनी बात क्लियर है? चलो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होगा? कौन सी टर्म पूछिए ना, तो मतलब हमें मालूम क्या करना है इन चारों में से। देखिए ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमें हमारे पास है, तो मतलब ए की वैल्यू हमारे पास है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। T2 में से T1 को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीसरी बात आई नंबर ऑफ टर्म की। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता हमारे को कि 75 कौन सी टर्म पे आएगा, T10 पे आएगा, T15 पे आएगा, T20 पे आएगा, हमें नहीं पता, वो हमें मालूम करना है, मतलब एन हमें मालूम करना है। लेकिन टीएन क्या होता है? लास्ट टर्म जो हमें गिवन है। कहां पर रुक रही है सीक्वेंस? 75 पर। क्लियर है? अब और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए पहले डेटा बनाएंगे, डेटा लिखेंगे हेयर। ए क्या है? ए क्या होगा? देखिए फर्स्ट टर्म -3। बी क्या है? डी क्या होगा? T2 -T1। देखिए T2 क्या है? 3, और T2 क्या है? इससे तो माइनस करना है। T2 क्या है? T1 क्या है? -3, तो ये आ गया। उसके बाद तो यहाँ पर हमें D क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? D हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। 3 + 3 क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 + 3 = 6। सो स्टूडेंट डेटा में देखें डी निकाल चुका हूँ मैं। डी क्या आया? कॉमन डिफरेंस क्या आया है? 6 आया है। इनके दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट वो है 6 का। फॉर एग्जांपल 3 में आप 6 को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 में अगर 6 को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आ रहा है ना? इसका मतलब ये एक एपी है। क्लियर है? चलें, अब डी आ चुका है। अब तीसरी चीज क्या है? एन हमें मालूम करना है। इसका मतलब एन हमें मालूम करना है। और टीएन क्या दिया हुआ है? टीएन हमें दिया हुआ है 75। ये लास्ट टर्म है। टीएन क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। ये हमें दी हुई है 75। तो स्टूडेंट ये काम हो गया ना, ये जो मैंने अभी करा है, अगर ये काम आप लोगों ने कर लिया, इसके आगे का तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा काम है, बिल्कुल आपको पता ही होगा सर, ये तो हमें आगे हम कर लेंगे खुद ही, लेकिन मैं कराऊंगा स्टूडेंट। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1D। स्टूडेंट अगर किसी को ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया, तो स्टूडेंट मेरा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए स्टूडेंट, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। क्योंकि मैं ऐसे रट्टा नहीं लगवाया, मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया। ऐसा नहीं मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया ये +n - 1D ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, ऐसे नहीं।
पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है मैंने। क्लियर है? चलें अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी एन क्या है? टी एन इस कंडीशन के लिए क्या है? 75 है। ये आ गया 75 इक्वल टू ए क्या है? ए हमारे पास है -3, ये आ गया -3 प्लस उसके बाद एन क्या है? हमें पता है क्या? नहीं पता ना, तो एन -1 कर देंगे। उसके बाद डी क्या है? कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है क्या है? 6 है, तो ये आ गया 6। उसके बाद 75, ये देखिए माइनस का इधर आके इक्वल टू की दूसरी साइड क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 6 एन जा, ये हो जाएगा 6n प्लस माइनस 6 1 जा 6 हो जाएगा। कोई मुश्किल, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ना। चलें 75 प्लस 3 कितना होता है? 78 होता है इक्वल टू दोनों के पास 6 आ रहा है ना। ओ सॉरी, एक काम मैंने गलत करा स्टूडेंट, इतनी मेहनत आपसे क्यों कराई जाए, मैं ये सोच रहा हूँ बस, है ना। इतनी मेहनत कराने का कोई फ़ायदा है क्या? चल अब कर ही लिए तो आगे कर देते हैं। चलें ठीक है, माइनस का 6 है, इधर लाता हूँ प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? 6n। 78 प्लस 6 क्या होगा? 84 और ये 6 क्या है? n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इसको दिया, 3 4 जा 12। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट? n की वैल्यू हमें मिल गई 14। क्या मिल गई? n की वैल्यू हमें मिल गई 14। अब आप बोलेंगे सर क्या ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि हम मालूम कर सके कि हमारा आंसर सही आया भी है? नहीं, तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है तो फिर आपके लिए आसान है, लेकिन आपको ये मालूम करने का नहीं बोला गया। सिर्फ हमने क्या है कैलकुलेशन, हमें सिर्फ ये बोला गया था ऐसी कौन सी टर्म है जिस पर 75 आ रहा होगा, तो वो T14 टर्म है। मतलब T14 14 टर्म है जिसके अंदर 75 आ रहा होगा इस सीक्वेंस की। क्लियर है? आसान है। अगर किसी को प्रूव करना हो तो वो क्या करेगा? यहाँ n की जगह क्या लिखेगा? 14 लिखेगा और बाकी पूरे फॉर्मूले को अरेंज करके इसके लिए करेगा काम, तो T14 उसके बाद पता क्या आएगी? 75 आएगी। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। चले काम क्लियर है, जल्दी से अब क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में रहूँ लेने ताकि ले लिया। चले स्टूडेंट मैं अब क्या कर रहे हैं, हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि अभी ये पहला पार्ट था। क्या था? पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी है तो वो भी मैं आगे करवा देता हूँ। सही, याद क्या लिखवा देता हूँ, उसके बाद आंसर आपको साथ ही बता देता हूँ। तो लिख लेता हूँ उसको भी याद क्या। तो अब ये पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 क्या दिया हुआ है लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट। पार्ट 2 वेट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पार्ट 2 दिया हुआ है 6m - 15 दिया हुआ है। क्लियर है? चलें इसको भी सॉल्व करें। सबसे पहला काम डेटा बनाएंगे। डेटा क्या है? हेयर सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद हेयर करके यहाँ पे लिखिएगा हेयर। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ए क्या है? ए तो ये। स्टूडेंट मैं आपका काम लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपका काम लंबा करना चाहता हूँ क्या? नहीं चाहता। तो देखिएगा स्टूडेंट, मुझे पता है आप लोग समझदार हैं बिल्कुल, है ना। तो देखिए डेटा तो हम बना चुके हैं, डेटा चेंज होगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हो, सवाल वही है, सीक्वेंस वही है, तो डेटा भी चेंज नहीं होगा। तो डेटा आप बार बार नहीं बनाया ना, तो देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डेटा यही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि डेटा में यहाँ भी जो बनाऊँगा वो यहीं से तो आएगा डेटा, है ना। सवाल तो सिर्फ सवाल चेंज कर दिया गया है। यहाँ देखिए टर्म ये वाली दे दी थी, लास्ट टर्म ये थी। अब हमारी लास्ट टर्म क्या होगी? Tn। सिर्फ डेटा में मैं लिख देता हूँ Tn की वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसकी वैल्यू चेंज होगी? Tn की। बस मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ Tn की क्या वैल्यू आ गई। अब इसके लिए Tn की क्या वैल्यू है? 6m - 15। और हमें अभी भी वही मालूम करना है n। क्या मालूम करना है? n। a क्या है? माइनस का 3 है, और d क्या निकला था? d निकला था 6। टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन ना ले, मैंने डेटा बना दिया। क्लियर है? चलें फिर बता रहा हूँ क्या है इस सीक्वेंस के लिए। देखिए अब इसको देखेंगे, उसको भूल जाए थोड़ी देर के। अब देखें हमें सवाल दिया, क्या दिया? क्या कौन सी टर्म सीक्वेंस की ये वाली होगी, कौन सी टर्म होगी? सही है। तो इसका मतलब है अब ये हमारे लिए लास्ट टर्म बन गई, Tn बन गई। तो Tn क्या हो गई? 6m - 5। अब a क्या होगा? फर्स्ट टर्म -3 आ गई। n नंबर ऑफ टर्म तो हमें मालूम करना है। उसके बाद d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं। क्या निकला था? 6 निकला था। क्लियर है? फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे Tn वाला, जल्दी से लिखवा देता हूँ। देखिएगा Tn बराबर होता है a + n - 1 d के। Tn क्या दिया हुआ इस कंडीशन के लिए? 6m - 15 इक्वल टू a क्या है इस कंडीशन के लिए?
-3, देखिए -3 प्लस n-1, उसके बाद d क्या दिया हुआ है इस कंडीशन के लिए 6, ये आ गया। मैं जो आपको आसान वाली बताया था ना ट्रिक बताता हूँ, रुकिएगा। 6m -15 और ये माइनस का 3 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ये 6 जो है वो जो 6 है वो n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो अब मेरे मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको डिवाइड में ले आता हूँ। क्या बोला मैंने, फिर बताऊंगा इस बात को स्टूडेंट। क्या हुआ, कोई हार्ड काम नहीं हुआ स्टूडेंट। हुआ क्या, ये माइनस का 3 था, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से सब खत्म हो गया। अब ये बचा है, अब ये n-1 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब भी हम मल्टीप्लाई से इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चले जाता है इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर। अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, अब हम इसको इक्वल टू की 6 को इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, यहाँ क्या बचा n-1, वो आ गया n-1। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है स्टूडेंट। चलें अब होगा क्या, देखिए 6m अपनी जगह पर रखेगा, उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है पर 15 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 15 बड़ा है, तो 15 का साइन लगा दिया मैंने माइनस का, क्लियर। माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 3 माइनस करते हैं क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू n-1। अब मेरी बात को फिर सुनिएगा, मैं इसमें से 6 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिलेगा मुझे m-6 2 का क्या होता है 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू n-1। क्लियर है, फिर समझाऊँ। चले यहाँ देखें क्या किया मैंने किया क्या 6, देखें 6 और देखें 6 के टेबल में 12 आता है क्या, आप बोलेंगे सर आता है, 2 टाइम्स आता है, 6 2 का क्या होता है 12 होता है। तो अब देखिएगा, तो मैंने 6 को कॉमन निकाल लिया, 6 को कॉमन निकाल लिया तो 6 1 दा 6 हो जाएगा और m अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस माइनस 6 2 दा 12, तो ये होता है कॉमन। अब मैं 6 से 6 को काट सकता हूँ, तो अब मैं 6 से 6 को काट सकता हूँ। अगर देखें पहले वाले में नहीं काट सकता था क्योंकि माइनस बीच में आ रहा था और ये दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। अब मैंने कॉमन निकाल लिया तो अब ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब अब मैं काट सकता हूँ। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं आप बिना कॉमन लिए काट देंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिर्फ ये कंडीशन हो 6 डिवाइड बाय 2 तो फिर कट जाएगा। अगर 6 + 1 लिखा हुआ डिवाइड बाय 2 है तो आप इस तरीके से नहीं काट सकते हो स्टूडेंट। क्लियर है, चले इसको मैं रख कर देता हूँ। चलें आगे देखिए अब क्या होगा। यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, बचा क्या, मैं लिखवा देता हूँ, देखिएगा क्या बचा m-2 बचा और ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो देखिएगा -2 बड़ा है या +1 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बड़ा है, तो 2 के साथ कौन सा आएंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो m-1 इक्वल टू n। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई मसला है क्या। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आ गया, आपका सवाल तो पैदा होगा ना स्टूडेंट, आप क्या बोलेंगे सर ये 6m - 15 ये कुछ टर्म थी है ना, और ये m n की हमें क्या वैल्यू मिली m-1, बस करेक्ट है। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा आपको ना, कोई मसला है क्या, उम्मीद है नहीं होगा। चलें तो स्टूडेंट्स दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया आंसर सही है। ये कहलाएगी m-1 टर्म, क्या कहलाएगी ये m-1 टर्म, और इसका आंसर क्या आएगा T14, यह 14 टर्म। क्लियर है, तो ये आपके सामने n की वैल्यूज आ चुकी है। तो आप जल्दी से और क्वेश्चन कर लेते हैं 6.1 एक्सरसाइज के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है द सेकेंड 31st and the last term of an APR 31 डिवाइड बाय 4, 1/2 and -13/2 रेस्पेक्टिवली। जरा इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखिएगा सबसे पहले गौर करें, द सेकंड की वैल्यू हमें दी हुई है। सेकंड का मतलब क्या है, टर्म, सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, T2 करके लिखते हैं, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 31 डिवाइडेड बाय 4। क्या वैल्यू दी गई है 31 डिवाइडेड बाय 4। अब 31st टर्म मतलब कैसे लिखूंगा इसको, T31 करके लिखूंगा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हाफ, क्या है हाफ। उसके बाद लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं Tn, और Tn की क्या वैल्यू दी हुई है -13 डिवाइडेड बाय 2।
तो स्टूडेंट मालूम क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब n, तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, n। तो स्टूडेंट यहाँ तक का काम क्लियर है। चले अब यहाँ पर हमें ना a दिया गया ना तो d दिया गया। अब यहाँ पर अब हमें सबसे पहले अगर हम n को मालूम करना चाहते हैं तो हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। और a और d को कैसे मालूम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, कोई हार्ड ज़्यादा काम नहीं है, आसान सा काम है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सबसे पहला काम, यहाँ हमें T2 दी हुई है। क्या दी हुई है, T2। अगर देखिए T2 दी हुई है, लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पर जनरल फार्मूला। क्या है जनरल टर्म का फार्मूला, a + n - 1 d। अगर इस n की जगह मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, n की जगह 2 लिखा हुआ है। तो अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ T2 के लिए। तो T2 के लिए इस फॉर्मूले में क्या करूँगा, a + n की जगह क्या लिखूंगा, 2 - 1 और यह आ गया d। तो हमारे पास T2 क्या आ जाएगा, a अपनी जगह पर रहेगा प्लस अपनी जगह पर रहेगा, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, और d 1 जा d। तो हमारे पास T2 हमारे पास आ चुका है ना। लेकिन T2 की वैल्यू हमें दी गई है। क्या दी गई है, क्या दी है, सेकंड टर्म की क्या वैल्यू है, 31/4। क्या है, 31/4। ये बराबर है किसके, a + d के। और ये मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। कोई मुश्किल काम लगा यहाँ तक, उम्मीद है नहीं लगा होगा। चले अब क्या करता हूँ स्टूडेंट, चलें अब देखें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखें अब हमारे पास T31 है। क्या है, T31। और ये 31 हमारा क्या बन गया, n। क्या बन गया, n की वैल्यू में क्या दी हुई है इसमें, 31। क्लियर है, 31 यहाँ पर लिखा हुआ है n की जगह पर। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 31। चलें फॉर्मूले को देखें, a ये आ गया a + n - 1 मतलब 31 - 1, तो ये आ गया 31 - 1 और d हमें नहीं पता। चले तो T31 की क्या वैल्यू है, T31 की क्या वैल्यू है, हाफ। क्या दी हुई है, 31वीं टर्म कहाँ कौन सी है, हाफ है। तो ये आ जाएगा हाफ = a आ गया इधर 31 - 1 क्या होगा, 30 होगा, और d से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 30d। तो मैं स्टूडेंट अब इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। कोई मुश्किल काम यहाँ तक इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा ना। चलें अब ये काम तो हो गया, हमें मालूम क्या करना है, a या d। सबसे पहले हमारा मकसद है a या d जो भी मिल रहा है मिल जाए। तो आए ज़रा देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे फोकस करते हैं, क्या देखने को मिलता है। देखिए a यहाँ पर इक्वेशन 1 में है, a इस इक्वेशन नंबर 2 में भी है ना। तो अगर मैं देखिए बड़ी वैल्यू को हमेशा सब्ट्रैक्ट, छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखिए बड़ी वैल्यू 30d है और यहाँ पे क्या है, d। तो इसका मतलब है देखिए क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ d है, यहाँ पर 1d है ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि हम अगर इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हमारे को नज़र क्या आ रहा है कि a से 1 कट जाएगा। इसको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा। क्यों, क्या हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो वजह अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखिए सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करने का लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। समझे, हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से। सही है, सॉरी मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलें अब क्या होगा था देखते हैं। तो इक्वेशन 2 से करेंगे तो इक्वेशन 2 पर आएगी, ये आ जाएगा देखिए हाफ माइनस क्या है 31/4, 31/4 इक्वल टू, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा देखिए a + 30d, ये a + 30d हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिए
हम जब भी सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो इनके साइन हमेशा अपोजिट, जो डिवाइड में आता है उसके साइन को हमेशा रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, ये दूसरे तरीके से करवा क्यों रहा हूँ, ताकि अच्छा समझ में आए और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे का। आए जरा मैं आपको इस तरीके से करा के दिखाऊँ। ध्यान से देखिएगा, हम इससे सब्ट्रैक्ट कराने किसको, हाफ इक्वल टू, हाफ कहाँ गया यार, हाफ इक्वल टू ए प्लस 30d, और इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कराना है इससे, तो 31 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ए प्लस डी। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपने हमेशा देखा होगा। तो देखिए नीचे जो आ रही होती है टर्म है ना इक्वेशन, उसके साइन को हमेशा उल्टा करके रख देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अगर प्लस का होता है तो माइनस, प्लस का होता है तो माइनस, प्लस का होता है तो माइनस। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक नहीं। अगर माइनस का होता है तो प्लस हो जाता, सब्ट्रैक्ट में होता है, एडिशन में नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में होता है। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। हो क्या रहा है देखें, जब भी अब मैं इसके साइन क्या करके देखूंगा, देखें यहाँ पे देखें माइनस का 31 डिवाइड बाय 4 ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, चलें हम। तो इसी तरीके से अब मैं इन दोनों के साइन क्या कैसे लिखूंगा, माइनस ए माइनस डी करके लिखूंगा। क्लियर है, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है ना, देखिए माइनस का ए बन चुका है और माइनस का डी बन चुका है और माइनस का 31 डिवाइड बाय 4 बन चुका है। क्लियर है, चले अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लूँ, 4 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 31 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 62, और माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नहीं होगी ना। 31 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 62, और बाकी सब क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया, 30d में से एक डी माइनस कर दो, कितना बचेगा 29d। हमें तो मालूम ही 29 हमें मालूम क्या करना है, डी कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, तो डी को अकेला रखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए डी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 29, तो 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर समझा देता हूँ, इसको पहले रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया ना, क्लियर है। चले चले मैं आपको बताऊं, अब देखें इसको मैं किस तरीके से दूंगा। देखें 44 में से हो क्या रहा है, 62 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 4 को ना, तो क्या होगा 62 में से माइनस कर रहे हैं 4 को, क्या आएगा माइनस का 58 आएगा, क्या आएगा माइनस का 58 डिवाइडेड बाय 8, यह आ गया 8, और किस कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 29 इक्वल टू डी। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। उम्मीद है क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। चले आए ज़रा, तो 2 4 दा 8 होगा, और 2 2 जा 4, 1 इसको दिया, 2 9 जा 18 होगा। क्लियर है, और 29 1 जा 29, 29 1 जा 29। तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू डी। हमें डी की क्या वैल्यू मिली स्टूडेंट, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4, हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब आपका सवाल ये पैदा होगा कि सर कॉमन डिफरेंस का क्या करें, हमें तो एक टर्म ही नहीं पता, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, या तो आप चाहें तो इस डी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, या तो आप चाहें इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें। दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में पुट कर रहे हैं। कहिए, तो मैं किस में पुट कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है, चलें तो पुटिंग d इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन 2। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। चलें अब क्या कर रहा हूँ, देखें सिर्फ d की जगह में क्या लिख दूंगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय 4। तो देखिएगा सब कुछ वैसा ही, 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू a प्लस 30। अब बस d की जगह लिखूंगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 4, माइनस का 1 डिवाइड बाय 4। कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा ना। चलें इसको फर्दर सॉल्व करें। तो देखिएगा 2 1 जा 2, 1 इसको दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। क्लियर है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हाफ इक्वल टू ए। देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 15 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, ये माइनस का 15 डिवाइड बाय 2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 15 डिवाइड बाय 2, तो हाफ प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ए।
क्लियर है यहाँ तक। अब एलसीएम ले लें। याद रखिएगा मेरी बात को कि जब भी एलसीएम लेते वक्त डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, जैसे 1 के डिवाइड में भी 2 है और 15 के डिवाइड में भी 2 है, तो याद रखिएगा ऊपर वाली टर्म को सिंपली ऐड कर देंगे। सही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, या मैं आपको कहाँ कराऊँ उसको, यही करवा देता हूँ। सही है, यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 15 + 1 क्या होगा 16, ये आ गया 16, और नीचे मैं सिर्फ 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। क्लियर है। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमें ए की क्या वैल्यू मिली, 8। क्या वैल्यू मिली है कि 8। अब आप बोलेंगे सर हमारा तो ये मकसद ही नहीं था ए और डी को मालूम करना, हमें तो बोला गया था नंबर ऑफ टर्म को मालूम करें। तो स्टूडेंट अब बारी आ चुकी है, ये जो टी एन इनकी इन्होंने वैल्यू दी थी ना, अब ये काम आएगी और हम आसानी से, क्योंकि अब हमारे पास ए भी आ चुका, अब हमारे पास डी भी आ चुका, तो अब हम इसको, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ। देखिए इस इक्वेशन को मैं नाम नहीं दिया ना, तो इसको इक्वेशन अल्फा बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन अल्फा। अब ए डी और जो हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। चले आए, टाइम पूरा बचाते हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं ये हिस्से को रफ कर देता हूँ, इस हिस्से को रफ कर देता हूँ, छोटा सा काम है, बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। चलें, यहाँ लिखूंगा पुटिंग ए इक्वल टू क्या है 8, ए इक्वल टू 8 एंड डी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 एंड टी एन इक्वल टू क्या है, टी एन की क्या वैल्यू है -13 डिवाइड बाय 2, -13 डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन अल्फा। क्लियर है। चलें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा। तो टी एन की क्या वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ए क्या है, ए हमारे पास 8 है, बिल्लू से लिखता हूँ ना, टेंशन ना लें। ए की वैल्यू क्या है 8, उसके बाद फॉर्मूला आगे देखें, प्लस क्या है, प्लस n-1, ये अपनी जगह पर रहेगा। डी क्या है, डी हमारे पास -1 डिवाइड बाय 4 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये प्लस का 8 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये आ गया -8 प्लस। सही है। अब देखें हो क्या रहा है, अब हो रहा सही सीन। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, उसके बाद n1 ज़ा n आ जाएगा, उसके बाद माइनस ये आ गया प्लस, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और इनके पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। पूरे के डिवाइड में आएगा, पता चले सिर्फ 1 के डिवाइड में 4 लिख देना ही, क्योंकि ये 1 डिवाइड बाय 4 है, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और 1 डिवाइड बाय 4 है, उससे भी मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इस तरीके से लिख दिया मैंने, कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा। चलें, अब क्या करें सर, तो भाई सबसे पहले तो यहाँ का एलसीएम लिया जाएगा। मैं रब करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से और क्लियर कर सकूँ। सही है ना। चलें, तो अब यहाँ लिखवाता हूँ आपको, तो ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा मेरे हर वर्ड पर। देखिए यहाँ पर 2 जाके इस 8 से जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं बता रहा हूँ इस 8 के नीचे 1 है, क्या है इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 1 जाके 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 1 ज़ा क्या होगा 13 होगा, उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस रहेगा, 8 2 ज़ा 16 होता है, डिवाइड में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया एलसीएम। कोई मुश्किल काम लगा नहीं लगा होगा, बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं लगा होगा। देखें उसके बाद माइनस का n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, सुनिएगा, सॉरी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये 4 डिवाइड में है, इक्वल टू की दूसरी साइड में ले आऊँगा, क्या होगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। क्या देखें, माइनस क्या होता है प्लस होता है, 16 और 13 को प्लस कर देंगे, 16 और 13 कितने हो गए, 16 और 9 होते हैं 25 और यहाँ पे 4, 25 और 4 29, तो यहाँ जाएगा 29 माइनस का, और कौन जाके मल्टीप्लाई होगा इससे 4 और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस का n प्लस का 1। तो देखिएगा, सुनिएगा सर मेरी बात को ध्यान से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 29 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 58 होगा, माइनस का 58। देखिएगा ये प्लस का 1 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का n।
सही है। तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 8 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या बोल रहे हैं, क्या 83 इस टर्म का हिस्सा है, सीक्वेंस का हिस्सा है, तो ये पूछ रहे हैं। कहिए। तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि 83 क्या इस सीक्वेंस के अंदर आएगा भी या नहीं। तो देखिएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या होगी 1। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे मालूम करते हैं, T2 में से T1 को माइनस करके, ये आ गया 3। और चेक कर लीजिएगा कि AP है भी या नहीं। अगर AP नहीं है तो AP वाला फॉर्मूला भी आप यूज नहीं कर सकते। कैसे मालूम करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करिएगा और T3 में से T2 को माइनस करेंगे। अगर आंसर सेम आया इसका मतलब ये एक AP है। उसके बाद अब TN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने चेक कर चुका हूँ, ये एक AP है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद TN हमें क्या दिया हुआ, 83। उसके बाद आपको क्या मालूम करना है, टर्म। चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म आपको मालूम करनी है, n। क्लियर है। चलें सबसे पहला काम, TN की क्या वैल्यू दी हुई है, TN की वैल्यू हमें दी हुई है 83। उसके बाद A क्या है 1, ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1। D की क्या वैल्यू दी हुई है, हमने निकाली ना 3, तो ये आ गया 3। 83 ये 1 है प्लस का, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 3n प्लस माइनस ये आ गया 3। उसके बाद 83 माइनस 1 क्या होता है 82। उसके बाद ये माइनस का 3 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3n। 82 प्लस 3 कितना होगा 85। ये 3 जो है n से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो n मालूम करना था, तो ये 3 जाके इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड। और इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो याद रखिएगा n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी और नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ टर्म, या सिंपल आप ये लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हैंस क्या लिखेंगे 83 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आप लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। चलें तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।